हेलो ब्रेन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 जो कि है डेटा मॉडल। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट पूरा कवर किया था जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि एग्जाम की बिहेव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसे हम फर्स्ट यूनिट में पूरा कवर कर लिए थे। आज हम कवर करने वाले हैं सेकेंड यूनिट। अगर इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में FMS भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा ER मॉडल, कॉम्पोनेंट ऑफ ER मॉडल और ER डायग्राम नोटेशन भी है इससे रिलेटेड ही। फिर इसके रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, रिलेशन मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हियरार्किकल मॉडल, तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, FMS। तो अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ DBMS। एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक DBMS ही होता है जो कि सिंगल फाइल को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। डेट अलाउस एक्सेस टू सिंगल फाइल, और सिंगल फाइल्स या फिर टेबल को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है एट अ टाइम। ठीक है, इन अ फाइल सिस्टम, एक फाइल सिस्टम में डेटा इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन अ सेट ऑफ फाइल्स। तो एक फाइल सिस्टम में क्या होता है, डेटा डायरेक्टली स्टोर होता है कैसे फॉर्म में, सेट ऑफ फाइल्स के फॉर्म में। ठीक है, इट कंटेन्स फ्लैट फाइल डेट हैव नो रिलेशन टू अदर फाइल्स। ये क्या करता है कि यह कंटेन करता है फ्लैट फाइल को जिसका किसी दूसरे फाइल से रिलेशन नहीं होता है। फ्लैट फाइल क्या होती हैं कि ब्रैकेट में नेक्स्ट लिखा है, फ्लैट फाइल क्या होती है, व्हेन ओनली वन टेबल इज स्टोर्ड इन सिंगल फाइल। जब केवल एक टेबल एक सिंगल फाइल में स्टोर होती है, देन इन दिस फाइल इज नोन एज ए फ्लैट फाइल। तो दिस फाइल को क्या हम बोलते हैं, फ्लैट फाइल बोल देते हैं। ठीक है, अब है कि स्ट्रक्चर ऑफ FMS फाइल्स मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। राइट साइड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसे आप एग्जाम में बना सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, जो कि एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट डाल सकता है और आपको अच्छे इससे नंबर स्कोर कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें पहले क्या है, FMS कमांड्स में पूरे ऊपर एबव में सबसे ऊपर देखेंगे तो सेकंड में है हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FMS रूटीन, और इसमें थर्ड में है बेसिक एक्सेस मेथड। मतलब इस पार्ट में क्या होता है कि एक्सेसिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, ये चाहे डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करे या फिर ऊपर से कुछ ना कुछ कमांड आए एक्सेस करके डेटाबेस से कुछ ना कुछ डाटा एक्सेस करने के लिए इस पार्ट में जो भी होगा एक्सेस मेथड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं जो कि लेफ्ट में हमारे लेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, कम होगी। तो आप ये वाली एडवांटेज एक भी लिख सकते हैं, तब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या है उसे डिफाइन करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे जो कि राइट साइड में ड्रा है इसमें, और उसका कुछ एडवांटेज लिख सकते हैं अगर एडवांटेज पूछा जाता है तो, अगर नहीं पूछा जाता है तब कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मुझसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ER मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो भी है। तो इसमें पहले पॉइंट की बात करें तो इस मॉडल का प्रयोग एक सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट्स और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इससे पहले भी हमने ER मॉडल को इस फर्स्ट यूनिट में कवर किया था, लेकिन अब वो फर्स्ट यूनिट जो भी होती है तो किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही होता है, तो उसमें सबसे एकदम लेस देन जितने भी टॉपिक थे वो उसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही दिया गया था कि ये चीज़ है। लेकिन अब जो सेकेंड यूनिट है तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट में जो छोटे छोटे पॉइंट थे, मतलब वो डिटेल पर नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं था उसमें डिटेल पे, केवल इंट्रोडक्शन ही था, तो अब यहाँ पे उसका डिटेल पे एक्सप्लेनेशन है। तो वही है इसमें ER मॉडल, इसलिए दोबारा हम इसे कवर कर रहे हैं ER मॉडल को। इस मॉडल का प्रयोग एक सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट्स और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि ER मॉडल को ER डायग्राम भी कहते हैं, मतलब डायग्राम के फॉर्म में अभी इसे डिनोट करेंगे तो इसे ER मॉडल को हम डायग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एंटिटीज़ को डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करता है या डिफाइन करता है या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एंटिटीज़ के मध्य रिलेशनशिप को दर्शाता है, मतलब एंटिटीज़ के मध्य जो भी रिलेशनशिप है उसे भी क्या शो ऑफ करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें क्या है कि यह मॉडल डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। कॉन्सेप्चुअल व्यू आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, कॉन्सेप्चुअल व्यू, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो अगर इसे आप डिटेल में कवर करना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता है तो वो फर्स्ट यूनिट में उसे देख लेना। ठीक है, तो यह मॉडल क्या करता है, डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है और यह डेटाबेस के लिए कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को भी विकसित करता है। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, माना कि हमने एक स्कूल के डेटाबेस को डिज़ाइन किया है। इस डेटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी है और एड्रेस, नेम, ID तथा एज इसके एट्रीब्यूट है। मतलब जो मेन चीज़ है वो क्या है, एंटिटी है। स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, अब इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ नेम होगा, इसका कुछ ID होगी, एज, तो ये सारे क्या है इसके एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब ये भी समझें कि एडिशनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की।
ठीक है। तो अगर इसकी फिगर की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका फिगर बनेगा, जिसमें एक स्टूडेंट है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स मतलब एक स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, एड्रेस होगा, उसकी एज होगी और आईडी होगी। तो ये क्या है, एक ईआर डायग्राम ही है। ठीक है, तो आप ईआर डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं और उसमें एक ये फिगर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल के मोर देन देखिए, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है, एंटिटी, दूसरा एट्रीब्यूट्स और तीसरा क्या है, रिलेशन। एंटिटी हमने ऊपर देख लिया कि एंटिटी क्या होता है कि जो मेन चीज़ है, जैसे स्टूडेंट हो गया तो उसके कुछ वो हो गया एंटिटी, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, उसका नाम, आईडी, एज, एड्रेस, ये क्या है उसके एट्रीब्यूट थे, तो वो एंटिटी थी। अब एट्रीब्यूट्स जो हमने देख लिया कि एंटिटी के एट्रीब्यूट कौन कौन से थे, जो आईडी और नेम था उसका क्या एट्रीब्यूट्स था। अब रिलेशनशिप, आपस में कैसा रिलेशन इनमें, वो सब इस रिलेशनशिप के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं एंटिटी क्या है इसमें। एक एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस, कार और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है, ईआर डायग्राम में एक एंटिटी को रेक्टेंगल यानी कि आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो भी एंटिटी होगी उसे किस शेप के अंदर रखेंगे, रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे, आयत के अंदर। ठीक है, एंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट और एक यूनिक की अवश्य होनी चाहिए। यूनिक की का मतलब क्या होता है कि जो मेन की वो किसी के दूसरे के समान ना हो। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी सेट, यही एंटिटी के अंतर्गत आ जाता है ये एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट क्या है, एक एंटिटी सेट एक ही प्रकार के एंटिटीज़ का एक समूह होता है। मतलब अब एंटिटी, कई सारे एंटिटी जब हो जाएंगी तो उनका कलेक्शन क्या होगा, एंटिटी सेट कहलाएगा। जो समान प्रॉपर्टीज़ शेयर करते हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण, जो कि समान प्रॉपर्टी क्या शेयर करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या हो सकता है इसके, एक स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट, टीचर, क्लास और कोर्स को एंटिटी माना जा सकता है। ठीक है, अगर स्कूल का कोई डेटाबेस है तो उसमें स्टूडेंट और टीचर और उसकी क्लास और कोर्स को एंटिटी माना जा सकता है। यदि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है तो सभी स्टूडेंट के डेटाबेस को एंटिटी सेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। अगर फिगर की बात करें तो नीचे इसका फिगर शो है कि इसमें एक स्टूडेंट है, उसका कोई इनरोल है और कोर्सेस है। ठीक है, तो आप ये वाले फिगर इसमें बना सकते हैं, लेकिन एंटिटी सेट 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर पर ऐसा कुछ चांस है नहीं। तो क्योंकि एंटिटी के अंतर्गत ही आ रहा है, तो एंटिटी सेट के बारे में बस जानकारी हमें होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट और कोर्स दोनों ही क्या एंटिटी है। स्टूडेंट और कोर्स दोनों क्या है, एंटिटी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के शेप में है, आयत के अंदर ही रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटिटी। अब एंटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, तो डीबीएमएस में एंटिटी के निम्नलिखित 2 प्रकार होती हैं। 2 प्रकार के एंटिटी होते हैं हमारे। पहला कौन सा, वीक एंटिटी, दूसरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी की बात करें कि वह एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पर निर्भर होती है उसे हम वीक एंटिटी कहते हैं। मतलब ऐसी कोई एंटिटी जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंड हो उसे हम क्या बोलते हैं, वीक एंटिटी। इसे डबल रेक्टेंगल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसमें जो भी कैसे इसे शो करेंगे, डबल रेक्टेंगल के द्वारा इसे शो किया जाता है। मतलब डबल रेक्टेंगल के अंदर ही इसे रखेंगे जो भी हमारी क्या होगी, वीक एंटिटी होगी। और दूसरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है कि वह एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एंटिटी के बारे में कि एंटिटी क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एंटिटी क्या होता है उसे डिफाइन करिए, तो एंटिटी के बारे में लिखना है और कितने टाइप की एंटिटी होती है उसे डिफाइन कर देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप का प्रयोग एंटिटीज़ के मध्य रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। इसको डायमंड शेप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या करते हैं, अगर किस शेप के अंदर इसे रखा जाता है, डायमंड शेप के अंदर। अब है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के टाइप्स कितने हैं, तो ये हमारे 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं इसके। पहला है 1 to 1, 1 to many, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। ये नाम से आप लोग पहले से परिचित होंगे क्योंकि हमने यूनिट 1 पे इसे कवर किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं इसे। रिलेशनशिप के कितने टाइप हैं, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1। तो पहला क्या है, 1 to 1 रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि जब एंटिटी ए का इंस्टेंस एंटिटी बी के इंस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसे 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या है, एक मेल सिर्फ एक फीमेल से शादी कर सकता है और फीमेल केवल एक मेल से शादी कर सकती है, तो इसे हम 1 to 1 कहेंगे। अभी थोड़ा फ़नी हो सकता है लेकिन फ़नी कुछ नहीं है, ये रियलिटी है एक। अगर फिगर की बात करें तो कुछ इस तरह से फिगर इसका शो होगा जो कि नीचे दिया हुआ है। मेल है मैरिड टू फीमेल, इसमें 1 to 1 लिखा है कि मेल मैरिड टू फीमेल से भी कर सकते हैं और फीमेल एक मेल से ही शादी कर सकती है। इसमें मैरिड टू एक देखेंगे डायमंड शेप में रखा है, तो डायमंड शेप क्या शेप शो कर रहा है हमें कि रिलेशनशिप शो कर रहा है ये इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में। और एंटिटी क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर रखा जाता है। तो मेल और फीमेल क्या एंटिटी हो गई और ये जो मैरिड टू है क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब एंटिटी ए का इंस्टेंस
एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ जुड़ा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप। उदाहरण की बात करें अगर, तो एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में कार्य करता है, एक डिपार्टमेंट के पास कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट के साथ पास मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, एक से अधिक एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो क्या है, वन टू मैनी। यहाँ तो एक डिपार्टमेंट हो गया और उसमें कितने एम्प्लॉय हो गए, मल्टीपल हो गए, तो क्या मैनी हो गया। अब वही इसका फिगर नीचे भी फिगर के माध्यम से अभी आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय हो गया, ये वन हो गया, वर्क्स कहाँ पे, डिपार्टमेंट पे, तो मल्टीपल एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। वर्क्स क्या है, रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन डायमंड शेप में है, तो क्या है, रिलेशन ही है, और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट क्या है, एक एंटिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है मैनी टू वन रिलेशनशिप। जब एंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंस एंटिटी बी के एक इंस्टेंस के साथ जुड़ा होता है, तो क्या होता है, मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है। उदाहरण की बात करें अगर, तो इसका एग्जांपल क्या है, रियल वर्ल्ड में एक स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकता है और वह एक साथ किसी दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है, जबकि एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन कहेंगे। फिगर ऐसे इसका देख लेते हैं। फिगर लब का शेप सबका सेम ही है, लेकिन उसमें जो भी एग्जाम्पल के थ्रू बनाए, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसका फिगर आप शो किया गया है हर एक रिलेशनशिप में। इसमें क्या है, पहला स्टूडेंट है, उसमें मैनी स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं एक कॉलेज में, ठीक है, यही है मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा रिलेशनशिप क्या होता है, तो रिलेशनशिप के बारे में लिखना है आपको थोड़ा बहुत, और उसके जो भी जितने टाइप है उन्हें कुछ इस टाइप से पूरे शो करना है, सारे टाइप लिख बताने उन्हें, और उनका एक फिगर बना देना है एग्जाम्पल के साथ साथ। तो इसमें आपके पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब एंटिटी ए के बहुत सारे इंस्टेंस एंटिटी बी के बहुत सारे इंस्टेंस के साथ जुड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। उदाहरण की बात करें अगर इसके, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, वही है इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें भी फिगर वही है, सेम ही है, सेफ है, सबका सेम ही है, बस लिखने का इसमें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही इसमें फिगर बनाया गया। एम्प्लॉय है, मैनी असाइंड मैनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के पूरे टाइप। नेक्स्ट है हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एट्रीब्यूट्स से पूछा जा सकता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का प्रयोग एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, अभी इससे पहले ही देखा था कि एक हमारा स्टूडेंट था, वो हमारे एंटिटी थी और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी थी, उसकी आईडी क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, तो ये सब उसके क्या एट्रीब्यूट्स थे। तो एट्रीब्यूट्स क्या करता है कि एट्रीब्यूट्स का प्रयोग एक एंटिटी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसका सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड तथा जेंडर उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है की एट्रीब्यूट्स, दूसरा है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, तीसरा है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, चौथा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, और लास्ट है हमारा पांचवा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं क्या होता है। कि पहला है की एट्रीब्यूट्स। तो की एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि वह एट्रीब्यूट्स जो एंटिटी सेट में प्रत्येक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब यूनिकली इसे आइडेंटिफाई करेगा, वो होता है की। तो की के थ्रू ही किसी को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें इसमें, तो रोल नंबर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है। ईआर डायग्राम में की एट्रीब्यूट्स का टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। तो अगर ईआर डायग्राम इसका हम क्रिएट करते हैं, तो जो भी इसमें की एट्रीब्यूट्स होता है तो उसे उसके जस्ट नीचे एक अंडरलाइन होता है। जैसे कि नीचे फिगर में अगर बात करें तो रोल नंबर के नीचे जस्ट एक अंडरलाइन शो हो रही होगी आपको, तो वो क्या है, हमारा की एट्रीब्यूट्स है, और बाकी क्या है, ये एक एंटिटी है और बाकी क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो हमारे जो की एट्रीब्यूट्स है वो हमेशा अंडरलाइन के थ्रू ही, अंडरलाइन जो भी की एट्रीब्यूट रहेगा उसके जस्ट नीचे क्या है, अंडरलाइन हमेशा रहेगी। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो अगर की एट्रीब्यूट आता है तो आप इस तरह की एट्रीब्यूट में आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि वह एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन, संयोजन से बना होता है, उससे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनेगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। उदाहरण की बात करें अगर इसके, तो स्टूडेंट का एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। तो स्टूडेंट है, अब उसका कुछ एड्रेस है, तो एक दूसरे से कॉम्बिनेट कर रहे हैं, तो क्या है, ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि यह दूसरे एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। जैसे एड्रेस हो गया, उसका कुछ अपना पिन कोड होगा, उसका कुछ सिटी होगी, स्टेट होगा, कंट्री होगा, तो ये क्या है, इसके क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो नीचे इसके फिगर भी है, तो फिगर में क्या है, एड्रेस है, उसका कुछ पिन कोड है,
स्टेट है और कंट्री है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में आप कुछ ऐसा फिगर ड्रा करके आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, ठीक है, तो वह सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे है किसी व्यक्ति की एज एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। अब स्टूडेंट है, उसकी केवल एज है, तो क्या है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि वह एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यू होती हैं, वह मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। इसके नाम से भी पता चल रहा है हमारा कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, मतलब एक से अधिक एट्रीब्यूट्स होंगे। तो वही इसमें बताया गया कि वह एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारे क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहलाता है। इसे डबल ओवल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ओवल मतलब क्या होता है कि ऐसी आकृति, मतलब अंडाकार आकृति, वो होती है ओवल। तो इसे डबल ओवल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण की बात करें अगर, तो किसी कार के लिए कलर तथा एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर, ये क्या हो जाएंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। इसका फिगर क्या है, ये देखो डबल ओवल है, इसमें एक पहले ओवल है, दूसरे कलर का है, उसके बाद इसके फ़ोन नंबर लिखा है दूसरे कलर में, ठीक है। तो ये क्या है, डबल ओवल है। तो इस तरह से आप फिगर उसमें ड्रॉ कर सकते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को दूसरे संबंधित एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से ड्राइव किया जाता है। इसे डैश्ड ओवल से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो एज है, नीचे फिगर में देखेंगे आप, एज है वो दूसरे कलर से है, तो डैश्ड में रहती है, मतलब कि जो इसका बॉर्डर होता है डैश्ड फॉर्म में होता है। इसमें डैश तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग है। तो आपको जब भी इसे ड्रॉ करेंगे तो एक डैश फॉर्म में राउंड इसका डैश 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 करके ड्रॉ करेंगे, वो होता है ड्राइव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उदाहरण की बात करें अगर, तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल, किसी पर्सन की एज को उसके बर्थ डेट से ड्राइव किया जाता है, तो एज एक ड्राइव एट्रीब्यूट है। तो ये फिगर है इसमें कि जो कि स्टूडेंट है उसकी एज है, तो उसे बर्थ एज है कुछ भी होगी, तो वो क्या होगा, ड्राइव एट्रीब्यूट्स होगा। ये सब जब भी आपके शो करेंगे उसमें अपने एग्जाम में, तो इसे डैश्ड फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे मैंने डैश्ड फॉर्म नहीं किया है, बस कलर चेंज कर दिया। तो आप क्या करना है, इसका बॉर्डर क्या करना है, डैश फॉर्म में शो करना है, वो आएगा ड्राइव एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत आ जाएगा फिर। तो ये ड्राइव एट्रीब्यूट्स के बाद पूरा एट्रीब्यूट्स हमारा पूरा कंप्लीट होता है कि एट्रीब्यूट्स हमारे क्या थे, कितने टाइप के होते हैं। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके टाइप बताओ, टाइप या डिफाइन करो, तो आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखना है। उसके जितने भी टाइप्स हैं इस फॉर्म में, जैसे मैंने इसमें फिगर के हेल्प से पूरा सब कुछ समझाया है, वैसे ही आपको हमसे ड्रा करके आ जाना है, ठीक है। कुछ उसके एग्जाम्पल लिखोगे और उसका एक फिगर बना दोगे, तो इससे अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, अच्छा इस नंबर स्कोर कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है ER मॉडल के। तो एडवांटेज की बात करें तो इसमें पहला एडवांटेज क्या है कि ER मॉडल को क्रिएट करना बहुत आसान होता है। अगर आप एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के मध्य की रिलेशनशिप को जानते हैं, तो मतलब आसान कब हो सकता है इसका मॉडल ER क्रिएट करना, कब होगा, जब आप एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के मध्य की रिलेशनशिप को जानते हैं, तो आप ER डायग्राम को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज ये था। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि इस मॉडल के द्वारा डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डायग्राम में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इस मॉडल के द्वारा डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर है उससे कैसे शो किया जाता है, डायग्राम के फॉर्म में, इसलिए इसमें रिलेशनशिप को समझाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या है कि यह डेटाबेस डिजाइनर्स के लिए बहुत ही प्रभावी कम्युनिकेशन टूल्स है। मतलब जो भी इसके डिजाइनर्स है, डेटाबेस के डिजाइनर्स हैं, तो इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से वो डिज़ाइन कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ही प्रभावी इफेक्टिव है। अब अगर ER डायग्राम का एडवांटेज है तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो उसे देख लेते हैं। अगर इसके पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इस मॉडल को विकसित करने का कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें इस मॉडल में कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा का लॉस या हाइड हो जाता है। थर्ड है हमारा, इसमें डेटा मैनिपुलेशन को शो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये था डेटा ER डायग्राम के बारे में, इसके कुछ एडवांटेज थे और इसके क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर नॉर्मल इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ER डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा कि ER डायग्राम क्या होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाइए। तो आपको ER डायग्राम के बारे में पहले लिखना है, फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझा देना है, कुछ ऐसे फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा मॉडल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं कि डेटा मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं एवं उनके मध्य रिलेशनशिप कैसी होती है। तो ये किसके अंतर्गत होता है, डेटा मॉडल के अंदर। अगर डेटा मॉडल की बात करें तो कितने टाइप के हमारे पास होते हैं, 3 टाइप के, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, दूसरा होता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल और तीसरा होता है फिजिकल बेस्ड डेटा मॉडल। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल के अंतर्गत आते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल्स और दूसरा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। और रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल की बात करें, इसके अंतर्गत 3 मॉडल आते हैं,
पहला आता है रिलेशनल मॉडल, दूसरा आता है नेटवर्क मॉडल और तीसरा क्या है हायरार्किकल मॉडल। और लास्ट है हमारा फिजिकल बेस्ड मॉडल की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है यूनिफाइंग मॉडल्स और दूसरा है फ्रेम्स मेमोरी मॉडल। लेकिन अब इसमें डेटा मॉडल के अंदर के सारे पॉइंट हम कवर करने वाले नहीं हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल हैं उन्हें ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे हो गया रिलेशनल मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया और हायरार्किकल मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया। तो ये सारे हम क्या इन चारों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं और बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देखिए टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल के अंदर हमने वही मॉडल कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के बिहेव से इंपॉर्टेंट है। हायरार्किकल मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और ईआर मॉडल। ईआर डायग्राम तो आप पढ़ ही लिए, तो ईआर मॉडल वो हो गया। तो हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हायरार्किकल मॉडल क्या होते हैं। तो इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है और बहुत सारे उसके चिल्ड्रेन होते हैं। इस मॉडल में केवल एक एंटिटी होती है जिसे हम रूट कहते हैं। जैसे कि डेटा मॉडल्स हो गया, उसका कुछ डिपार्टमेंट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दो हो गए डेटा मॉडल के, दो पार्ट में हुआ डिपार्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिपार्टमेंट के अंदर भी तीन चीज़ें हो गई। उसका कोर्स क्या है, टीचर्स, स्टूडेंट। तो इसमें जो पेरेंट नोड हो गया हमारा डेटा मॉडल हो गया, उसके दो चाइल्ड नोड हो गए डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट वाले पे, इससे पहले वाले पार्ट में क्या डिपार्टमेंट्स है, तो ये अब इन तीनों के लिए अपना पेरेंट नोड हो गया। डिपार्टमेंट जो हमारा पेरेंट नोड हो गया अपने तीन चाइल्ड के लिए, कौन से चाइल्ड के लिए, कोर्सेस, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है कि पेरेंट एंड चाइल्ड के फॉर्म में जो भी रिलेशनशिप होते हैं वो शो होती है। अब हायरार्किकल मॉडल के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज को अगर हम देखें तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, जिसके कारण इसे कॉन्सेप्ट बहुत सरल होते हैं। मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होने के कारण इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत ईजी होते हैं हमारे समझने के लिए। सेकंड पॉइंट है इसमें कि यह डेटाबेस सिक्योरिटी प्रदान करता है। और तीसरा क्या है, इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है। वन टू मैनी रिलेशनशिप हमने अभी पहले पढ़ा था, तो इसमें क्या होती है, वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है। डिसएडवांटेज की बात करें अगर हायरार्किकल मॉडल की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिकल डेटा स्टोरेज के नॉलेज की ज़रूरत होती है। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इसके लिए हमें किस चीज़ की नॉलेज ज़रूरत होगी, फिजिकल डेटा स्टोरेज की नॉलेज की नीड होगी, ज़रूरत होगी। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर सभी प्रोग्राम्स में बदलाव करना पड़ता है। मतलब इसके अगर स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ हम चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके पूरे प्रोग्राम में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, हायरार्किकल मॉडल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हायरार्किकल मॉडल भी अगर पूछ लिया जाता है तो पहले हायरार्किकल मॉडल के बारे में आप लोग लिखेंगे, फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी लिख देंगे, तीन पॉइंट भी लिख देंगे तो एनफ है। और इसका कुछ अपन फिगर बना देंगे जिस फॉर्म में पेरेंट और चाइल्ड के फॉर्म में शो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिलेशनल मॉडल क्या होते हैं। तो इस मॉडल में डेटा को रिलेशनल अर्थात टेबल्स में स्टोर किया जाता है। मतलब जो भी होगा इसमें रिलेशनल मॉडल में क्या होगा, जो भी हमारा डेटा होगा, डेटा रिलेशन जो भी होगा तो उसे किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तथा प्रत्येक रिलेशन में रो तथा कॉलम होते हैं। अब टेबल है तो उसमें रो एंड कॉलम तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। इसमें डेटा को 2 डायमेंशनल टेबल में स्टोर किया जाता है। टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं। मतलब जो भी टेबल है इसे क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोल सकते हैं। और प्रत्येक टेबल की रो को टपल कहते हैं। मतलब जितने भी इसमें टेबल पे रो होंगी उसे हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। टपल जो है वह एंटिटी को प्रस्तुत करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। तथा टेबल की जो कॉलम है जो है वह एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी जितने भी इसमें रो थी उसे क्या बोलते हैं, टपल। और जो कॉलम है उन्हें क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये था रिलेशन मॉडल। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज में क्या है कि यह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब इसके फ्लेक्सिबल होने के कारण इसमें कोई भी हम चेंजेस ईजिली कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें डेटा को टेबल में रखा जाता है, इसलिए इसे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब इसमें अगर जो भी डेटा होगा इसके टेबल में रख दिया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि यह डेटा इंटीग्रिटी प्रदान करता है। मतलब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजर बिना ऑनर की अनुमति के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो सबसे इसका एडवांटेज ये भी है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें पावरफुल हार्डवेयर कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस तथा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मतलब पावरफुल हार्डवेयर कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस तथा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, इसे यूज़ करना बहुत आसान होता है, परंतु जब कोई यूज़र गलत तरीके से इसमें डेटा को स्टोर करता है तो ये बहुत ही ख़राब DBMS बन जाता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है।
और तीसरा पॉइंट अगर देखें डिसएडवांटेज में, तो ये बहुत ही सरल मॉडल है। सरल होने के कारण कुछ यूजर्स अपना खुद का डेटाबेस बना लेते हैं, जिससे डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा डुप्लीकेशन की समस्या आ जाती है। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट डिसएडवांटेज के बारे में रिलेशनल मॉडल के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेटवर्क मॉडल क्या होते हैं। तो नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, नेटवर्क मॉडल में डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। मतलब कि इसमें अभी इससे पहले क्या होता है, जो हायरार्किकल में था तो एक ही पेरेंट नोड था, तो उसमें मल्टीपल चाइल्ड नोड उसके हो सकते थे। लेकिन इसमें नेटवर्क मॉडल में क्या बोला जा रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं, अर्थात इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। ठीक है, नेटवर्क मॉडल का प्रयोग पहले सबसे ज़्यादा किया जाता था, जब तक कि इससे रिलेशन मॉडल प्रस्तावित नहीं हुआ था। मतलब जब तक रिलेशन मॉडल नहीं आया था तब तक हमारे नेटवर्क मॉडल ज़्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, ये राइट साइड में इसका कुछ फिगर है, इस फिगर को आप एग्जाम में बना सकते हैं। इसमें कॉलेज है, कॉलेज, CSE डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी एंड स्टूडेंट, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये क्या हमारा नेटवर्क मॉडल है। अब नेटवर्क मॉडल के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। जो भी अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि इसमें डेटा को आसानी से एक्सेस किया जाता है। तो ये हमारे एडवांटेज में 2 पॉइंट थे। और दूसरा डिसएडवांटेज में की बात करें अगर तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही मतलब जो भी इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर होगा बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें सभी रिकॉर्ड को पॉइंटर्स का प्रयोग करके मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा पॉइंट है डिसएडवांटेज में, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पर सभी प्रोग्राम्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। सेम इससे पहले भी हम डिसएडवांटेज में देखे थे ऊपर, इससे इसके स्ट्रक्चर में चेंज करने पर सभी प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेटवर्क मॉडल। तो नेटवर्क मॉडल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो नेटवर्क मॉडल के बारे में बताएंगे और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएंगे इसके फिगर के साथ साथ। चलिए, अब है ER डायग्राम नोटेशन। ER डायग्राम नोटेशन का मतलब क्या है, जितने भी इस ER डायग्राम में जो भी इसके फॉर्मेट है, जो भी इसके चिन्ह है, सिंबल है, जो भी यूज़ किए जाते हैं उनका तो रियल मीनिंग क्या है, मतलब कब इसका यूज़ किया जाएगा। तो मैंने बताया था एंटिटी का हमने देख लिया था, रिलेशन का देख लिया था कि एंटिटी को हम एक रेक्टेंगल के शेप में प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन को डायमंड शेप में प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है एट्रीब्यूट्स है, तो एट्रीब्यूट्स देख लीजिए। वीक एंटिटी क्या है, डबल रेक्टेंगल है। और वीक एंटिटी रिलेशनशिप की बात करें तो डबल डायमंड है। और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में देखें तो इसमें क्या है, ओवल का नाम देखे थे हम, ओवल ऊपर, तो ओवल में ये डबल ओवल है, देखिए इसमें। अब की एट्रीब्यूट में देखे थे, जो भी की एट्रीब्यूट होगा उसके जस्ट नीचे क्या अंडरलाइन होगी, तो वही ये की एट्रीब्यूट को इसको इस सिंबल से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। और कंपोजिट एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो कंपोजिट एट्रीब्यूट का कुछ इन सबसे डिफरेंस है। तो ये थे हमारे ER डायग्राम नोटेशन। तो आपसे अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ER डायग्राम क्या है, इसके नोटेशन बताइए, तो आप ER डायग्राम के बारे में लिखेंगे और टेबल बना के इसके नोटेशन कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मैपिंग कॉन्स्टेंट्स। मैपिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि मैपिंग कॉन्स्टेंट्स एक डेटा कॉन्स्टेंट्स है जो यह डिफाइन करता है कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज़ दूसरे एंटिटीज़ से संबंधित हो सकती हैं। वही इसमें बताया गया कि नीचे देखो फिगर अगर समझे तो एक पर्सन है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो पर्सन 1 ड्राइविंग लाइसेंस 1, पर्सन 2 उसका ड्राइविंग लाइसेंस 2, पर्सन 3 तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3। मतलब अगर एक पर्सन है तो उसका एक ही ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वही इसमें बताया गया, जिसे बोलते हैं 1 to 1। अब अगर दूसरे वाले फिगर में देखेंगे तो 1 to many। अब इसमें 1 to many में देखेंगे तो एक पब्लिशर है और कुछ बुक हैं, तो एक पब्लिशर जो भी एक मल्टीपल बुक को पब्लिश कर सकता है, तो वही इसमें 2 पॉइंट है, पब्लिशर और उसकी बुक। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक आदमी है एक से अधिक बुक को पब्लिश कर सकता है तो क्या हो जाएगा, एक आदमी और एक से अधिक बुक, तो बुक हो गई मैनी और एक आदमी क्या हो गया 1, तो इसमें वो क्या हो गया 1 to many। तो आप ऐसा कुछ रिलेशनशिप प्रदर्शित कर सकते हैं अपने एग्जाम में, जब भी आप इसमें आपको मैपिंग कांस्टेंट पूछा जाएगा तो मैपिंग कांस्टेंट के बारे में बताना है आपको, और इसमें उसके टाइप बता देना है कि 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, मैनी टू 1 होता है, मैनी टू मैनी होता है। तो कुछ इस फॉर्म में आपको फिगर वहाँ पे ड्रॉ कर देना है। आप जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल बताएं, अपने मन से भी सोच के बना सकते हैं सारे एग्जांपल, लेकिन कुछ इस शेप में कुछ शो ऑफ करना जिससे लगे कि ये मैपिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा मैनी टू मैनी में देखेंगे एक ऑथर है, उसके बुक है, तो एक ऑथर मल्टीपल ऑथर भी हो सकते हैं और मल्टीपल बुक भी हो सकती हैं, तो क्या है मैनी टू मैनी। अगर लेफ्ट में अगर बात करें मैनी टू 1 के एक फिगर शो हो रहा है, मैनी टू 1। अब बुक मल्टीपल हो सकती हैं और पब्लिशर क्या होता है, एक ही हो सकता है, तो मल्टीपल बुक हो सकती हैं, तो मैनी टू मल्टीपल बुक हो गई, पब्लिशर हमारा क्या हो सकता है 1, तो B1 और B2 ये बुक हो गई और उसका पब्लिशर कौन है P1, तो ये मैनी टू 1 हो गया। और B3 और B4 ये भी क्या बुक हो गई, 2 बुक हो गई और पब्लिशर इसका कुछ क्या है एक ही है जो कि है P2।
तो ये था हमारा मैपिंग कांस्टेंट के अंतर्गत 4 हमारे आते हैं, कौन कौन से, 1 to 1, 1 to many और many to 1 और many to many। तो आपको मैपिंग कांस्टेंट में ये सब लिख देना है और इन सब का फिगर बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी में डिफरेंस क्या है, समझाइए आप। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी की अगर बात करें तो हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करें अगर, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑलवेज हैज ए प्राइमरी की। मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास हमेशा क्या प्राइमरी की होती है, जबकि वीक एंटिटी के पास क्या होता है, पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की होती है, ठीक है। तो व्हाइल ए वीक एंटिटी हैज ए पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की। सेकेंड है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी में, सेकंड पॉइंट में देखें तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज नॉट ए डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी। मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, किसी दूसरे एंटिटी पर डिपेंड नहीं होती है, जबकि वीक एंटिटी क्या होती है कि वीक एंटिटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जबकि वीक एंटिटी क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड होती है। तीसरा पॉइंट अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी में देखें तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल रेक्टेंगल। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो भी होती है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, सिंगल रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि वीक एंटिटी में क्या होता है कि वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल। तो वीक एंटिटी क्या होती है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, डबल रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। चौथा पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी में टू स्ट्रॉन्ग एंटिटीज रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल डायमंड। मतलब जो भी इसमें दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी वो रिलेशनशिप किस में क्या होती है, सिंगल डायमंड में होंगी। और जबकि वीक एंटिटी में क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन वन स्ट्रॉन्ग एंड वन वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल डायमंड, ठीक है। तो इसमें सिंगल डायमंड में हो रहा था स्ट्रॉन्ग एंटिटी में, और वीक एंटिटी में क्या हो रहा था, क्या है, डबल डायमंड में। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें यूनिट सेकंड में, तो हमने पूरा इसमें कवर कर लिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम है आपका जल्दी इसका, तो आपको अगर इस यूनिट को पूरा कवर कर लेते हैं आप तो इसमें से मोस्ट ऑफ द चांस है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके फंस ही जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं। तो इससे आप ऑल ओवर कवर कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी ये वाली PDF आपको मिल जाएगी, जिससे आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।